नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आज हम जुड़ने वाले हैं स्वामी अग्निवेश साहब के साथ। स्वामी अग्निवेश साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त आपने दिया। अन्ना हज़ारे साहब की जो ये मुहिम थी जो शुरू हुई थी और उसका बहुत अच्छा नोबल कॉज था, आप भी उससे बहुत ज़ोर शोर से जुड़े हुए थे और उसका नाम रखा गया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपको नहीं लगता आज ये कि अन्ना has become a force which is against a set of political parties or a political party? जो एजेंडा पहले था एंटी करप्शन से हटकर ये पॉलिटिकल नहीं लगता है आपको? देखिए, काफ़ी बड़ा भटकाव आ गया पूरे आंदोलन में। पहले तो नाम को ही ले लीजिए जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इसका नाम था जी। और महात्मा गांधी जी का जिस दिन बलिदान हुआ 30 जनवरी 2011, ये पहला लॉन्च हुआ रामलीला मैदान में। और उस समय जो जनता आई, सब मजहब के लोग आए जी। और धीरे धीरे हम उसको आगे ले जाने के बदले जी, उसकी आइडेंटिटी बनती चली गई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हट करके अन्ना आंदोलन। और हम जो लोग काम कर रहे थे उसका नाम हो गया टीम अन्ना। तो कैसे कल्ट हो गया, एक किस्म से कल्ट हो गया, करप्ट किया गया और कल्ट की तरफ इसको ढकेला गया जी। हमारे कुछ साथी थे जो हमारे साथ काम करते थे, बड़े सीनियर लोग थे, लेकिन वो खुद अपने आप को अन्ना की खुशामद करने के लिए कहते वी आर अन्नास फुट सोल्जर्स। अच्छा हाँ भाई, आप इंसान हैं और आप बराबर के दर्जे के आदमी हैं। अन्ना भी बहुत अच्छे हैं, हम भी हैं, तो हम अपने आप को इतना गिरा दें कि हम फुट सोल्जर हैं, ऐसा क्यों बोलने की मजबूरी है? महात्मा गांधी ने किस तरीके से आंदोलन को चलाया था और सत्याग्रह को चलाया था, वो क्या प्रोसीजर था? वो सच्चाई को लेके चलते थे और सबकी बराबर इज्जत करते थे जी। वो किसी को नीचे गिरा करके खुद ऊपर उठने की कोशिश कभी नहीं की। आया मन्ना नहीं, आया मन्ना टोपी पे लिखवाना, हाँ मैं अन्ना हजारे हूँ, ये गांधी जी होते तो कभी पसंद नहीं करते। कभी भी आज़ादी की लड़ाई में किसी ने टोपी पे नहीं लिखा मैं महात्मा गांधी हूँ, नहीं लिखा। ये तो सेल्फ ड्रिवन मोटिव हो गया ना। हाँ, ये तो सेल्फिश मोटिव हो गया। अब ये हो रहा है जी, और आप उसको देख रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं आप उसको मजा ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं थी। दूसरी बात ये कह देना कि इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, और एक हमारी मोहतरमा जो हैं उन्होंने हाँ जी, उन्होंने ये सब बातें कही। मैंने उनको कहा बहन जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, और देखिए अखबारों में इसकी आलोचना हुई है, आप इसको वापस ले लीजिए। बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा रहना चाहिए। हाँ जी। अब ये जो कोशिश हुई एक कल्ट फिगर तैयार कर दो, और वो कल्ट फिगर दिल्ली से चले और फिर जा कर के अब वो अपने गांव में बैठ गए हैं, और वो एक मंदिर बनाया जा रहा है एक तरह से, जैसे उसमें एक देवता बैठा हुआ। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा व्यक्ति पूजा का, हाँ। ये हमारी जो असली संस्कृति है उससे दूर जा रही है हमारी। हम एक व्यक्ति की पूजा में अपनी ताकत लगा रहे हैं, न कि भारत के 121 करोड़ लोगों की पूजा। तो ऐसे माहौल में अब जब गवर्नमेंट खुद इन लोगों का जो एजेंडा था, जिस किस्म का जन लोकपाल लोग चाहते थे, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा कारगर लोकपाल प्लस बनाने की मुहिम चला रही है और करेगी। अगर वो कर देती है तो इस मूवमेंट का क्या हशर होगा? मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि जब जंतर मंतर पे 5 अप्रैल को अन्ना बैठे जी, तो उस समय सरकार की तरफ से एकदम स्टोन वॉलिंग था, कोई बातचीत नहीं थी। मैं बीच में आया और कपिल सिब्बल जी से बातचीत से एक नई शुरुआत हुई। हमने जो जो बातें कही वो मानते चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी और जो कैबिनेट के सीनियर कलीग्स थे, और उन्होंने हमारी जितनी मांग थी उससे एक कदम आगे बढ़ करके, ये आपने कहा, हाँ, गजट भी आपने कहा, गजट नोटिफिकेशन करके हाँ, एक डेडलाइन देके 30 जून का। मुझे लगा कि ये गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट पहली बार इतनी उदारता दिखा रही है, इतनी मैग्नेनिमिटी दिखा रही है कि सिविल सोसाइटी को एकोमोडेट कर रही है। ऑलरेडी सोनिया जी, लोग कहते थे कि ये कैसे सिविल सोसाइटी, लेकिन ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ। सोनिया गांधी जी के साथ एक कमेटी है जिसको हम सब जानते हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जी, उसका कितना महत्व है।
वो गवर्नमेंट को बाकायदे एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है उसको सब तरीके से नए से नए गरीब से गरीब लोगों के लिए जो कानून है, जो मनरेगा है या राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये सब कानून उन्होंने NAC के माध्यम से और सरकार को दिए। तो सिविल सोसाइटी को साथ लेकर के आगे बढ़ने का जो नुस्खा है, तरीका है, केवल इलेक्टेड मिनिस्टर्स नहीं, उनको भी साथ लो। ये UPA ने दिया देश को, एक नई कल्चर दी हमारी पॉलिटिक्स में, और उसी के अनुसार उन्होंने हमारे 5 मेंबर्स को ड्राफ्टिंग कमेटी में बुला लिया और बैठ करके बातचीत हुई जी। जो रिजल्ट आया, मैंने उस समय कहा, जो हमारे कुछ टीम के साथियों को बुरा लगा, मैंने कहा देखो, गवर्नमेंट का ओरिजिनल ड्राफ्ट जो दिसंबर 2010 में हमें मिला था वीरप्पा मोइली जी के ऑफिस से, लॉ मिनिस्टर के, उसमें और 21 जून को जो आखिरी मीटिंग हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की, और गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट हम लोगों को जो दिया हमारे ग्रुप को, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैंने कहा अब हमारे साथियों को ये अच्छा नहीं लगा, वो कंडेम कर रहे थे गवर्नमेंट ड्राफ्ट को आउटराइट कि बिल्कुल बेकार, गंदा, गलत, ये वो। मैं कह रहा था देखो उसमें पॉजिटिव चीज़ निकालो, उनका ओरिजिनल ड्राफ्ट पहले और आज जो उन्होंने हमें दिया, इसमें कितना अंतर है। जस्टिस संतोष हेगड़े मेरे विचार से सहमत थे, प्रशांत भूषण भी जाते जब मुझे कहे कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कहा उन्होंने, लेकिन दूसरे साथी थे वो इसको आउटराइट कंडेम कर रहे थे। मैं ये चाहता था कि जैसे गवर्नमेंट कुछ आगे आ रही है, हम आगे जा रहे हैं, इस तरीके से कदम ब कदम हम लोगों को एक दूसरे से नज़दीक आकर के मुल्क की बेहतरी के लिए एक रास्ता। स्वामी अग्निवेश साहब, आपने कुछ ऐसी बातों पे रोशनी डाली है जिससे हमें ये समझने की मौका मिलता है कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आप में और टीम अन्ना में एक गैप बना और दरार आ गई। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौटेंगे तो फिर स्वामी अग्निवेश जी से बात करेंगे क्यों ये दरारें पैदा हुई और उन दरारों से टीम अन्ना को कितना नुकसान हुआ, हेगड़े साहब का क्या रोल था। आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम अभी लौटते हैं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी अग्निवेश जी, आपसे जो मनमुटाव हुआ तो ये लगा कि आपका जो सेंसिबल अप्रोच था, एक एमिकेबल तरीके से, और जनाब संतोष हेगड़े साहब को साथ में लेकर जिस तरीके से आप एक कंसेंसस बना रहे थे गवर्नमेंट और टीम अन्ना के बीच में, वो शायद कुछ लोगों को बुरा लगा। ऐसा है, कुछ ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि जो कुछ लोग चाहते थे कन्फ्रंटेशन, और हम चाहते थे कंसेंसस। जी जी जी, समझे ना, ये दोनों में अप्रोच में बहुत बुनियादी अंतर होता है। लड़ना है, इनको नीचा गिराना है, सरकार को भी गिराना है, ये जो मंसूबा कोई बना लेता है, तो उसके बाद उनके रुख में, उनकी आवाज़ में, उनके अल्फाज में, सब चीज़ों में आप देखते हैं कड़वाहट आ जाती। और हम चाहते थे कि प्यार से, मोहब्बत से, एक आपसी समझ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज आप देखिए ये जो पूरी ग्रुप है, इसके अंदर और गवर्नमेंट के बीच में कोई वाया मीडिया ब्रिजिंग नहीं है। आपको लगता है कि कोई ऐसी ठेस पहुंची है आम आदमी को, हिंदुस्तानी को, कि भाई ये पॉलिटिशियन भी ऐसी हैं और ये हमारे सिविल सोसाइटीज़ भी फेल हो रहे हैं? मुझे लगता है लोगों के अंदर जो गुस्सा था भ्रष्टाचार से, गरीबी, लाचारी, बेबसी, बेचारे आम किसान मजदूर कह लीजिए, घर की औरतें जो महंगाई में परेशान हैं, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से। और लोग चाहते थे कि कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिससे सरकार के ऊपर भी लगाम लगे, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तैयार हो जी, जिससे भ्रष्टाचार की जांच में कोई बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री हो या कोई न्यायाधीश हो, सबकी जांच हो जानी चाहिए बराबर, कोई भी इससे ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन हमने उसको इतना टेक्निकल बना दिया और उसमें हम अड़ते चले गए, यही जो हम कह रहे हैं यही होना चाहिए। नहीं, हमें और लोगों के साथ भी, जैसे अरुणा राय जी की एक टीम काम कर रही थी, हमें उनके साथ इतना मतभेद नहीं बना लेना चाहिए था कि वो जैसे कोई दुश्मन हो गया। हमें उनको भी शामिल करना चाहिए था, सिविल सोसाइटी का दायरा एनलार्ज करना चाहिए था। हम 5 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, लेकिन हमें 50 लोगों को और भी जो नहीं थे फॉर्मली ड्राफ्टिंग कमेटी में, उनको भी इनफॉर्मली मिल करके और इसमें इंगेज करना चाहिए था। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज एक नया देश बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए था, और इसको हम लोगों ने
एक पार्टी के खिलाफ बना करके खड़ा कर दिया। अन्ना अगेंस्ट कांग्रेस हो गया। हाँ, कांग्रेस हराओ, ये जो नारा लगा दिया। हाँ। तो जस्टिस हेगड़े भी परेशान है, कहते कब हुआ ये फैसला। मेधा पाटकर परेशान है। मीटिंग में ये बात हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं हुई। आप लोग सब थे उसमें। मैं नहीं था, आप नहीं थे, लेकिन रालेगांव सिद्धि में जो मीटिंग हुई 10 और 11 सितंबर को, उसमें ये बाकी लोग थे, वो सब चिल्ला रहे हैं। गोपाल जी ने इसी बात पे रिजाइन किया, राजेंद्र सिंह जी ने इसी बात पे रिजाइन किया। मेधा पाटकर ने भी ये पहले कहा है कि हमारे सामने तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस का विरोध करना है। एक पार्टी विशेष को टारगेट करके जो ये बनाया गया मुहिम को पूरा हिसार की तरफ ले गए, इलेक्शन में कूद पड़े, ये कहीं भी किसी भी पॉलिसी डिसीजन में नहीं था। अब ये आर्बिट्रेरली कुछ 2-3 लोगों ने अपने दिमाग में सोच करके उसको लागू भी कर दिया, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग गुस्से में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उसको जायज़ नहीं ठहराना चाहता जो प्रशांत भूषण के साथ हुआ या अरविंद केजरीवाल के साथ। दोनों को कंडेम किया जाना चाहिए। नो वायलेंस शुड बी टॉलरेटेड। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना किसी भी सूरत में। जी हाँ, लेकिन लोगों के गुस्से को भी हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हमारी कुछ बातें ऐसी तो नहीं हुई हैं कि जो हमारा मैंडेट था, जो जनता ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, वो इसलिए दिया था कि हम एक पार्टी विशेष के पक्ष में और एक दूसरी पार्टी विशेष के खिलाफ। अन्ना हजारे जो पॉलिटिकली अपनी टीम को, अपने मूवमेंट को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये टीम जो अब नज़र आ रही है एक सिविल सोसाइटी की तरह, वो अपने अंदर ऐसी एस्पिरेशंस, ऐसी ख्वाहिशें रखती हैं कि हम एक जो है पॉलिटिकल फोर्स बन के देश में उभरें? ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात मैं बताऊं, जब मैंने कहा ब्राह्मणवाद जी इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे मतलब नहीं है। ब्राह्मणवाद एक ईडियम है, एक मुहावरा है। उसका मतलब होता है कि एक छोटा सा गुट अपने आप को ही सर्वे सर्वा बनाता है और बाकी लोग शूद्र हो जाते हैं, बाकी लोग छोटे हो जाते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रह जाता। ये जो तरीका है ये हमारे इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए था। मैंने बार बार अंदर जितने दिनों तक मैं रहा, मैं इसके खिलाफ वार्निंग देता रहा। मैं कहता रहा कि इसमें दलितों को भी शामिल करो भाई, हमारी कोर कमेटी में मुसलमानों को तो लाओ, इतनी बड़ी तादाद है उनकी, है उनके पास विजिबल, कुछ यंग मुस्लिम्स हैं, लेकिन बड़े विजिबल फेस होता है ना, नहीं है एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो होता है नहीं, वो नहीं है। तो आप नाम के लिए किसी को रख लें, उससे कुछ नहीं बात बनती। कहने का मतलब यह है मेरा कि इस तरह से हमें पूरे देश को साथ लेके चलना है। पूरा देश को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है वो हम सब का है, न कि एक खास वर्ग विशेष का, और न एक पार्टी विशेष के हितों के लिए और एक पार्टी विशेष के खिलाफ। तो जैसे आपने पूछा मुझसे कि आगे क्या होगा, मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन इसमें से वो आवाज़ निकल रही है धीरे धीरे सियासी एक लड़ाई के मैदान में कूद करके। तो ये ख़तरा बहुत बड़ा ख़तरा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें आगे बढ़ करके आपने सब ने अपनी भूमिका जिम्मेदारी से नहीं निभाई तो देश बहुत खतरे मोड़ की तरफ जा सकता है। स्वामी अग्निवेश साहब, फिर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, एक दिलचस्प मोड़ है। मैं वापस आऊँगा और बात करने की कोशिश करूँगा, स्ट्रक्चर्ड अन्ना टीम है या अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर करने की कैसी कोशिश की जानी चाहिए, मैं पूछूंगा स्वामी अग्निवेश साहब से। आप कहीं मत जाइए, हम अभी लौटेंगे। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम ब्रेक पे जाने से पहले ये पूछना चाह रहे थे स्वामी अग्निवेश साहब से, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, इतना बड़ा मूवमेंट बन गया, इस मूवमेंट को पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी, उसको इस तरीके से लीगलाइज होना चाहिए? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? आदिल साहब, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, इसका जो मंच कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए, ठीक है ना, वो बदल दिया गया अन्ना हजारे आंदोलन और टीम अन्ना में। तो ये उसका नुकसान क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। हम जैसे लोग जब अंदर थे तब भी अंदर ही अंदर कसमसा करके रह जाते थे कि जो लाखों रुपया डोनेशन में आ रहा था वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। वो कहाँ जा रहा है? वो किसी ट्रस्ट में जा रहा है, जिसमें न मैं, न किरण बेदी, न कोई संतोष हेगड़े, कोई भी हम लोगों में से। आप लोग तो हट जाएंगे, उसी बात पे हट जाएंगे आप। हाँ, हम लोगों को तो ये जानकारी मिली
और फिर मैं तब तक बाहर आ गया था, तो अन्ना हजारे जी ने खुद इन लोगों को कहा भी ये कौन सा ट्रस्ट है, कहाँ जा रहा है ये पैसा जी, मुझे सारा हिसाब दो और 15 अक्टूबर तक वेबसाइट पे डालो। अन्ना हजारे ने खुद कहा था ये बात, खुद कहा उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल कहा। और 15 अक्टूबर खत्म हो गया, 16 और 17 और 18 भी खत्म हो गया, अभी तक वो वेबसाइट पे कोई अकाउंट नहीं डाला गया। और इसलिए वो जो ट्रस्ट है जिन्होंने जो पहले बना रखा था कुछ साथियों ने अपना जी, उसमें चला गया वो लाखों रुपया जी, और उसका हिसाब किसी को है नहीं। तो ये जो होता है, आपने सही कहा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होगी, हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशनल उसका रूप नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कि एक आदमी उसका सब कुछ वन एंड ऑल इस प्रकार से बना रहेगा, और उसमें जो उसके नज़दीक खुशामद करके चापलूसी करके चाटुकारी हो जाएगा, वो तो उसको फ़ायदा होता रहेगा, और बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अन्ना हजारे जी ने मुझे खुद ये बताया था जी कि वो संगठन नहीं चाहते, आंदोलन तो चाहते हैं, संगठन नहीं चाहते। संगठन तो बेस होता है किसी आंदोलन के लिए। हाँ, वही मैं कह रहा, वो खुद मुझे बताते थे कि मैंने महाराष्ट्र में जो हमारा संगठन हर डिस्ट्रिक्ट में बना था, 2 बार उसको डिसॉल्व कर दिया, और उसका नतीजा क्या है, वहाँ जो अच्छे अच्छे लोग अन्ना जी के साथ पहले जुड़े थे, 20 साल से उनका काम चल रहा है, तो जाहिर है कि काफ़ी अच्छे अच्छे जिम्मेदार महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छी काम आरटीआई में बहुत किया, तो वो लोग जुड़े। लेकिन कोई 2 साल में छोड़ गया, कोई 1.5 साल में छोड़ गया, कोई 4 साल में छोड़ गया। आज एक भी जिम्मेदार महाराष्ट्र का नेता माना हुआ इंटीग्रिटी का अन्ना हजारे के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं इनका काम करने का तरीका ऐसा है, ये संगठन में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास नहीं करते, ये खुद अपने आप ही फैसला करते हैं। अब ये जो तोहमत लगती है, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग क्यों निराश हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। ये जो बैनर लगता है महात्मा गांधी का, और फिर महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर ये अपना नारा लगाते हैं और झंडा तिरंगा पकड़ते हैं, तो कहाँ तक ये सच होगा? देखिए कि गांधी जी का फोटो लगा लेना या नाम ले लेना काफ़ी नहीं होता, हमेशा अपने आप को हमें सवाल करते रहना पड़ेगा कि हम गांधी जी के आदर्श, सच्चाई का, अहिंसा का हम कितना पालन कर रहे हैं। हम यदि कहीं भी जुबान से भी ऐसे शब्द अल्फाज बोल रहे हैं जो नहीं बोले जाने चाहिए, वो भी हिंसा में, वायलेंस में शुमार होता है गांधी जी के हिसाब से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी से हमें बहुत सबक लेते रहना पड़ेगा, बहुत सबक लेते रहना पड़ेगा। आपको कहीं लगता है कि कोई किरण है जिससे ये मूवमेंट को बचाया जा सकता है? ये मरने नहीं पाए, ये मिटने नहीं पाए। हिंदुस्तान में यदि हमारी ताकत ख़त्म होती है इस आंदोलन की, तो भ्रष्टाचारियों को बड़ी खुशी हो जाएगी। हाँ, जो लूट रहे हैं देश के, विदेश में ले जाके पैसे जमा करके बर्बाद कर, तो ऐसे लोग बड़े खुश होंगे हम लोगों को इस तरह से बिखरते हुए देख करके। हमें उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देना। इसलिए वक्त की एक ज़रूरत है कि हम लोग आपस में बैठें, बंद कमरे में बैठें, अपनी कमियों की तरफ देखें कि कौन सी बातें थी, और एक दूसरे पर इल्जाम न लगा करके अपना अपना बताएं कि मेरी वजह से ये क्या नुकसान हुआ, मैं इसको ठीक करूंगा। और सब बराबर का एक अपना वो रखें, दर्जा रखें, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं। यदि मेरे ऊपर कोई, मेरे ही साथी उल्टी सीधी बातें करने लगे, लांछन लगाने लगे, क्या होगा? तो और मैं भी उसका जवाब उसी तरह देने लग जाऊं। आपने उस तरीके से जवाब नहीं दिया, बहुत एहतियात से बिल्कुल नहीं देना चाहता। बल्कि मेरे ऊपर जब अटैक हुआ अहमदाबाद, गुजरात में, हमारा पहला जलसा अन्ना हजारे जी के साथ हो रहा था, और मेरे किसी एक अमरनाथ के बयान को लेकर के किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया। अब मान लिया कि अटैक करने वाले की कुछ अपनी मन में बात रही होगी, लेकिन अटैक करना गलत है, उसको चाहिए था मुझसे बात करता। जब अटैक हो रहा है और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं उसको स्टेज के ऊपर ही, उसकी निंदा नहीं कर रहे, तो ये सबसे पहले भूषण जी उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। और जबकि उनके ऊपर हमला हुआ, मैंने सबसे आगे बढ़ करके उसकी निंदा की, आलोचना की। तो कहने का मतलब, यदि इतना हम लोग विश्वास आपस में नहीं लेके चलेंगे, तो यही बात मैंने किरण बेदी जी से कही कि किरण बेदी जी, आपको यदि मेरे खिलाफ कुछ ऐसा इल्ज़ाम सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा, तो चुपचाप मुझे बुला लेती हैं अपने पास, फ़ोन करके कहती, स्वामी जी पहले आ जाओ,
मैं अभी कमेंट नहीं दूंगी किसी मीडिया में, मैं आपसे बात करूंगी। बिल्कुल छोटी सी बात ही, जो टेलीफोन पे कोई कन्वर्सेशन के ऊपर आपका, तो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे जो बात का दुख हुआ आदिल साहब, मैं ये पहली बार एक मीडिया के सामने कह रहा हूँ। जी हाँ, ये सीडी तैयार करके जिस भी मीडिया वाले ने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले ये अनएथिकल है, हम इसको नहीं दिखा सकते अपने चैनल पे। समझ रहे हैं ना, उन्होंने आके मुझे बताया खुद। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, उनके पास यदि ये सीडी पहुंची थी किसी के हाथ से, तो पहले वो मुझे बुला के कहते, स्वामी जी ठीक है आप नाराज़ हैं, या हम भी आपसे नाराज़ होंगे, लेकिन ऐसी चीज़ यदि आपके मुंह से निकली है तो हम आपसे ही बैठ करके इसका समाधान चाहते। ये नहीं किया उन्होंने, बाकायदे होने दिया उसका इस्तेमाल, और उससे अपने ही कलीग को एक तरह से इस आंदोलन में नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हमारे साथ एक और एपिसोड में आप जुड़िए, जो हम बात करेंगे इंटरफेथ पे। और तो नाजरीन, हम यहाँ पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। फिर अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे स्वामी अग्निवेश जी के साथ और बात करेंगे इंटरफेथ डायलॉग पर। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।